सोचिए अंटार्कटिका का वो बर्फीला पानी। वहां दुनिया की नजरों से छिपकर एक सीक्रेट वॉर चल रही है। आज हम उसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। अंटार्कटिका के ठंडे समंदर में एक ऐसी वॉर चल रही है जिसे दुनिया इग्नोर कर रही है। एक ऐसी जंग जो लड़ी जा रही है हमारे प्लैनेट के कुछ सबसे शानदार, सबसे इंटेलिजेंट जीवों के लिए। तो ये जो अनदेखा युद्ध है ना, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से। बात है साल 1979 की। अटलांटिक महासागर में एक जहाज था जिसका नाम था द सिएरा, और उस वक्त ये जहाज आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। अब ये सिएरा कोई मामूली जहाज नहीं था। ये दुनिया के सबसे कुख्यात मतलब सबसे बदनाम वेल शिकारी जहाज़ों में से एक था। इसने 25,000 से भी ज्यादा वेल्स की जान ली थी, और इसका तरीका वो तो और भी भयानक था। देखिए, ये शिकारी जानते थे कि वेल्स में ना एक दूसरे के लिए बहुत गहरी हमदर्दी होती है, तो ये क्या करते थे, एक वेल को घायल कर देते थे, और जैसे ही दूसरी वेल्स उसकी मदद के लिए आगे आती, ये उन सबका शिकार कर लेते थे। तो तारीख थी 16 जुलाई 1979। जगह पुर्तगाल का तट। तभी अचानक कहीं से एक दूसरा जहाज फुल स्पीड में आता है और सीधा सिएरा से टकरा जाता है। सिएरा के शिकारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो जहाज घूमता है और एक बार फिर टक्कर मारता है। उस हमलावर जहाज पर नाम लिखा था सी शेपर्ड, और उसे चला रहा था कैप्टन पॉल वॉटसन। ये था इस पूरी कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर का दुनिया के सामने पहला इंट्रोडक्शन। अच्छा, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी, राइट? तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन वेल्स में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब छुपा है उनकी जबरदस्त इंटेलिजेंस में। आपको पता है, एक स्पर्म वेल का दिमाग हम इंसानों के दिमाग से 5 गुना बड़ा होता है, 5 टाइम्स। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उनके ब्रेन में एक एक्स्ट्रा हिस्सा होता है जिसे पैरालिम्बिक लोब कहते हैं। इसका काम है इमोशंस को प्रोसेस करना। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि इसी वजह से शायद उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हम इंसानों से भी कई ज्यादा है। और बात सिर्फ बड़े दिमाग की नहीं है। ये जीव आसान टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। उनकी अपनी अलग अलग बोलियां और भाषाएं तक होती हैं, जैसे हमारे यहाँ होती हैं। उनका सोशल नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो अपना कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और तो और, वो भी हम इंसानों की तरह ही परोपकार और सहानुभूति दिखाते हैं। और उनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, उनके वेस्ट से फाइटोप्लैंक्टन को पोषण मिलता है। ये वो समुद्री पौधे हैं जो दुनिया की आधी ऑक्सीजन बनाते हैं और 40% कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा वेल्स उतना हेल्दी हमारा प्लैनेट। तो सवाल यह है कि इन शानदार जीवों को बचाने के लिए निकला ये आदमी पॉल वॉटसन आखिर था कौन? चलिए इनकी कहानी देखते हैं। कैसे एक यंग एनिमल लवर, एक रैडिकल, एक कट्टर पर्यावरण कार्यकर्ता बन गया। तो कहानी शुरू होती है 1972 में, जब वॉटसन ने ग्रीनपीस को को-फाउंड किया। लेकिन 1975 में कुछ ऐसा हुआ जिसे उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक मरती हुई वेल से उनकी आंखें मिली। वॉटसन कहते हैं कि उस वेल की आंखों में उन्हें एक समझ दिखी, एक इंटेलिजेंस, और बस उसी एक पल ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। वो और ज्यादा रेडिकल हो गए। जब उन्होंने डायरेक्ट फिजिकल एक्शन लेना शुरू किया तो 1977 में ग्रीनपीस ने उन्हें बाहर कर दिया, और फिर 1979 में उन्होंने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सी शेपर्ड। और यहीं पर दोनों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। ग्रीनपीस की फिलॉसफी थी, देखो, डॉक्यूमेंट करो और दुनिया को बताओ, मतलब एक तरह से गवाह बनो। लेकिन वॉटसन का मानना था कि सिर्फ गवाह बनने से कुछ नहीं होगा, हमें सीधे दखल देना होगा, उसे उसी वक्त रोकना होगा। तो एक तरफ था शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट और दूसरी तरफ था एग्रेसिव डायरेक्ट एक्शन। एक का सिंबल था एक शांति का प्रतीक, तो दूसरे का समुद्री डाकुओं का झंडा। और इसी अग्रेसिव सोच के साथ पॉल वॉटसन अपनी इस जंग को दुनिया के सबसे दूर दराज कोने तक ले गए, अंटार्कटिका। और यहीं पर शुरू हुई असली वेल वॉर्स। अब देखिए, 1986 में कमर्शियल वेल हंटिंग पर बैन लग चुका था, लेकिन कानून में एक बड़ा लूप होल था, एक खामी। जापान को साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर हर साल 1000 वेल्स तक मारने की इजाजत थी। वॉटसन और उनके साथियों के लिए ये रिसर्च सिर्फ एक बहाना था, और उन्होंने ठान लिया कि इसे रोक कर रहेंगे। जापान का ये पूरा ऑपरेशन 2 हिस्सों में चलता था। पहले कुछ छोटे तेज हार्पून जहाज वेल्स का शिकार करते थे। फिर इन मारी हुई वेल्स को एक बहुत बड़े फैक्ट्री शिप निशिन मारू पर लाया जाता था, और वहां पर उनके मीट को प्रोसेस और पैक किया जाता था। सी शेफर्ड का सीधा टारगेट था
इसी सप्लाई चेन को तोड़ना। और सी शेफर्ड के तरीके जाहिर है हमेशा से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहे। वो व्हेल शिकारी जहाज़ों से सीधे टकरा जाते थे, उन पर बदबूदार लेकिन हार्मलेस एसिड फेंकते थे, स्मोक बॉम्ब्स इस्तेमाल करते थे ताकि वो कुछ देख ना पाएं, और अपनी छोटी तेज़ नावें हार्पून और व्हेल के बीच में ले आते थे। और ये सब कुछ एक टीवी शो व्हेल वॉर्स पर दिखाया जाता था, जिससे उन्हें दुनिया भर में पब्लिसिटी मिली। और ये लड़ाई बहुत खतरनाक हो चुकी थी। 2010 में तो हद ही हो गई, जब जापानी जहाज शोनान मारू 2 ने सी शेफर्ड के एक हाईटेक जहाज इंडी गिल को टक्कर मारकर डुबो ही दिया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि उस घटना में किसी की जान नहीं गई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो इस सब के बाद पॉल वॉटसन की लेगेसी क्या है, मतलब उन्हें किस तरह याद किया जाता है? ये मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ तो उनके तरीकों की वजह से उन्हें इको टेररिस्ट का लेबल मिला। वो एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव बन गए, मतलब कानून से भागने वाले। इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड नोटिस तक जारी कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्हें उनकी अपनी ही बनाई ऑर्गेनाइजेशन सी शेफर्ड से भी निकाल दिया गया। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। उनके इन्हीं अभियानों की वजह से 6000 से भी ज्यादा व्हेल्स की जान बची। तो सोचिए, एक तरफ थे कानून के नतीजे और दूसरी तरफ थीं ये हजारों जिंदगियां। पॉल वॉटसन का जो वर्ल्ड व्यू है वो हमेशा से ही एकदम साफ और कह सकते हैं काफी भड़काऊ रहा है। वो कहते हैं इंसान एक वायरस है और ये धरती हमारा शरीर। एक वायरस अपने होस्ट को यानी अपने मेजबान को मार देता है, और हम इंसान अपने होस्ट प्लैनेट के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। और यहीं पर आके ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। किसी एक स्पीशीज को बचाने के लिए कानून तोड़ना किस हद तक सही है? इस पर क्या राय बनती है? पॉल वॉटसन को हीरो माना जाए या एक अपराधी? अपनी सोच नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये कहानी और इसका विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही और भी अहम मुद्दों को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।